आज हम जानने की कोशिश करेंगे मैक्स के नाम से जो स्कॉलरशिप है, जो जापानीज़ गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो पूरी दुनिया में हैं उनको ऑफ़र होती है। जो जापानीज़ स्टूडेंट्स खुद जिस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जापान में जाके पढ़ना चाह रहे होते हैं, उनकी जो डेली लाइफ के एक्सपेंसेस हैं और उनकी जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, उनको जिस जापानीज़ गवर्नमेंट कवर करती है मैक्स स्कॉलरशिप के थ्रू, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि उसमें हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और हम देखेंगे कि हम अपनी प्रोफाइल को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं इन अ वे के आपकी प्रोफाइल जो पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर से स्टैंड आउट हो सके और आपको वो स्कॉलरशिप ऑफ़र हो सके। तो हम स्टार्ट करेंगे मैक्स के बैकग्राउंड को जानने के ज़रिए और हम देखेंगे कि मैक्स क्या क्या आपको कवर करती है। और क्योंकि काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स ऐसी भी होती हैं जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी और जापान के अंदर भी ऑफ़र हो रही होती हैं, जो कि आपको जो आपके अपने लिविंग एक्सपेंसेस हैं और जो आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं उन सबको पूरा नहीं कर सक रही होती। तो हम मैक्स को जानने की कोशिश करेंगे और उसकी कवरेज को देखेंगे कि वो कितना कवरेज आपको दे रही होती है। आपके जो 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम है या 3 साल का जो PhD का प्रोग्राम है या जो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट का आपका प्रोग्राम है, उसमें वो आपको कितनी कवरेज दे रही होती है। तो मैक्स एक मिनिस्ट्री है जापानीज़ गवर्नमेंट की, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जापान में अपनी रिसर्च को और अपनी एजुकेशन जो हायर स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए आ रहे होते हैं, उनके एजुकेशनल और उनके लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए मैक्स के नाम से एक मिनिस्ट्री जापानीज़ जो गवर्नमेंट है वो स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही होती है। तो कवरेज इस स्कॉलरशिप की ये है कि अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके जापान आने का टिकट और आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाने के बाद जापान से वापस अपने मुल्क जाने का, अगर आप जाना चाहते हैं तो उसका टिकट जो है वो आपको जापानीज़ गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। उसके अलावा वो आपको मंथली स्टाइपेंड दे रहे होते हैं, वो आपकी फ़ीस के अलावा होता है इन अ वे कि आप जापान में अगर 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए रह रहे हैं तो आपके जो मंथली एक्सपेंसेस आ रहे हैं उनको कवर करने के लिए आपको मंथली स्टाइपेंड दे रही होती है गवर्नमेंट। मास्टर्स के केस में वो 1,40,000 येन और PhD के केस में 1,48,000 येन है, जो कि रुपीज़ में जिस तरह से ब्रैकेट में लिखा हुआ है इतनी बन रही होती है और ये कन्वर्जन रेट से ऊपर नीचे होती रहती है। उसके अलावा आपको मैक्स रिसर्च फंड्स दे रही होती है। आपने अगर कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, ये PhD और मास्टर्स के लिए सेपरेट हैं इसके रूल्स, लेकिन अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है या आपने पेपर पब्लिश करना है तो उसके लिए जो फ़ंड आ रहे होते हैं वो उन फंड्स को काफ़ी हद तक मैक्स कवर कर रही होती है। और उसके अलावा जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा होता है उस एडमिशन की इंट्रेंस फ़ी और उस यूनिवर्सिटी की जितनी ट्यूशन फ़ीस आपकी 2 साल की या 3 साल की ड्यूरेशन में आ रही होती है उसको कवर कर रही होती है। लेकिन ट्यूशन फ़ीस जो ये स्टाइपेंड मैक्स दे रही होती है, ये एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो ईयर्स हैं उन्हीं के लिए होती है। फॉर एग्जांपल मास्टर्स अगर आपका 2 साल का प्रोग्राम है तो 2 साल के लिए ही आपको ऑफ़र करेंगे। अगर PhD का 3 साल का प्रोग्राम है तो वो PhD के 3 साल के लिए ही आपकी फ़ीस भी देंगे और आपको स्टाइपेंड भी देंगे। अगर आप 3 साल के अंदर या 2 साल के अंदर PhD और मास्टर्स कवर नहीं कर सकते अपना, और आप फिर भी परस्यू करना चाहते हो कि आपने एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगाना है अगर, और उस तरह से आपने कवर करना है उसको, अपनी डिग्री को हासिल करना है, तो जो वो अलग से जो खर्चा हो रहा था वो फिर आपको खुद पे करना पड़ता है। लेकिन बहुत ही कम केसेस ऐसे सकते हैं जिनमें ये करना पड़ता है उनको। अब मैक्स में आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं अगर इस चीज़ को देखा जाए तो मैक्स में अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक तरीके का नाम है एम्बेसी रिकमेंडेड मैक्स स्कॉलरशिप, जिसमें आप पाकिस्तानी एम्बेसी में एप्लीकेशन सबमिट करवाते हो। वहाँ से जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वो बच्चों को शॉर्टलिस्ट करती है और वो जापानीज़ गवर्नमेंट को कहती है कि ये बच्चे हमने शॉर्टलिस्ट किए, इनको आप स्कॉलरशिप दे दीजिए। लेकिन क्योंकि इस साल के लिए इसकी डेडलाइंस भी गुजर चुकी हैं तो हम कोशिश करेंगे कि किसी और वीडियो में इसको कवर करें। जो स्कॉलरशिप इस वक्त चल रही है सितंबर के आखिर से फरवरी तक जो चल रही होती है स्कॉलरशिप मैक्स की, उसको कहते हैं यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड मैक्स स्कॉलरशिप। इसमें आप ये करते हैं कि आप एक यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं जापान में जो आपको मैक्स स्कॉलरशिप के अंडर एडमिशन दे रही होती है। आप डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और ग्लोबली कोई भी बच्चा जो है वो उस यूनिवर्सिटी में मैक्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो कंपटीशन थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इसका टफ़ हो जाता है, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ जापान में बहुत ज़्यादा है
तो रिलेटिवली कंपटीशन उतना ही हो जाता है जितना एम्बेसी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप के लिए होता है। इसमें होता ही है कि आप एक दफ़े अप्लाई करते हैं, फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है एडमिशन कमेटी के साथ और प्रोफेसर्स के साथ। ये बेस करता है हर एक की अपनी एप्लीकेशन पे कि उसके कितने इंटरव्यूज़ होते हैं या किस किस के साथ उसका इंटरव्यू होता है। उसके बाद उस इंटरव्यू का आपको रिज़ल्ट आता है। और इसके इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि ज़्यादातर लोगों को एंट्री टेस्ट नहीं देना पड़ता इसके लिए। तो आप ये करते हैं कि आप सितंबर से अप्लाई करना शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अभी अक्टूबर जो चल रहा है, जो नेक्स्ट सितंबर या ये जो सितंबर चल रहा है, अगला महीना अक्टूबर का आएगा, अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आप अगले साल के सितंबर से अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो अगले साल के सितंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आप तब से उस यूनिवर्सिटी में जाके मैक्स के अंडर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी डेडलाइंस वेरी इस तरह से करती हैं कि आप जब कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं उस यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइन होती है। जैसे आप पाकिस्तान में भी जैसे आप नस्ट की डेडलाइन चल रही होती है तो आप नस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं। यूटी लाहौर की की डेडलाइन इस चल रही होती है तो आप यूटी के लिए अप्लाई कर देते हैं। फास्ट की डेडलाइन चल रही होती है, आप फास्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो जापान में हैं इनकी अपनी डेडलाइन होती है हर यूनिवर्सिटी की मैक्स स्कॉलरशिप को लेके। जो अप्रॉक्सीमेट पीरियड होता है वो यही होता है कि सितंबर के आखिर से अक्टूबर के स्टार्ट से एडमिशन स्टार्ट होते हैं और फरवरी तक काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने एप्लीकेशन डेडलाइन को लेके जा रही होती है। और उसके बाद वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद वो आपकी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग करते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट मिस हो जाए तो आपको ईमेल करके कहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ होते हैं और उसके बाद उस रिज़ल्ट पे बेस करता है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब आपको यूनिवर्सिटी कह देती है कि हाँ जी हमने आपको रिकमेंड कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको स्कॉलरशिप मिल गई है। एडमिशन का क्राइटेरिया ये होता है कि यूनिवर्सिटी आपको एक यूनिवर्सिटी के पास फॉर एग्जांपल 10 सीट्स हैं मैक्स के लिए, तो वो 10 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके जापानीज़ मिनिस्ट्री को कह देती है कि हमने इन 10 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया, आप इन 10 बच्चों को स्कॉलरशिप ऑफ़र कर दीजिए। तो उसके बाद फिर ये होता है कि आपको अगस्त के करीब आपको जापानीज़ मिनिस्ट्री की तरफ से रिज़ल्ट आता है कि हाँ जी हम आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास अगर 10 सीट्स हैं तो वो 10 बच्चों को ही ज़्यादातर रिकमेंड करती है। तो 90 to 95% चांसेस यही होते हैं कि अगर आपको जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है उसने अगर आपको रिकमेंड कर दिया है स्कॉलरशिप के लिए तो मोस्ट प्रॉबली आपको मिनिस्ट्री भी स्कॉलरशिप ऑफ़र कर देती है। तो कहने का मकसद ये है कि क्योंकि जो मिनिस्ट्री का रिज़ल्ट है वो आपको अगस्त तक मिलता है, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो रिज़ल्ट है वो आपको तकरीबन अप्रैल तक मिल जाता है। तो आपको अप्रैल में ही आइडिया हो जाता है कि आपका जापान आने का चांस हो चुका है या नहीं हो चुका, आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र होगी या नहीं होगी। और इसी चीज़ को लेते हुए अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को इम्प्रूव करना है या कहीं और अप्लाई करना है तो आप उसको देख के बाकी जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर को थोड़ा सा अगर डिटेल में हम देखें, पहले तो इस तरह ये था कि आप एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स फिर आपकी स्क्रीनिंग होती है डॉक्यूमेंट्स की, फिर इंटरव्यू होता है, फिर रिज़ल्ट आता है। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में अगर एप्लीकेशन प्रोसीजर को देखें तो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप की एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो यही है कि आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं जापान के लिए। आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो जापान में हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ मैक्स स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही होती हैं, आप उनमें से सिर्फ किसी एक यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई कर सकते हैं मैक्स स्कॉलरशिप के लिए। अगर एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करें और आपका दोनों यूनिवर्सिटीज़ में हो जाता है तो आपकी स्कॉलरशिप दोनों यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कैंसिल हो जाती है। तो इसलिए ये रिस्क लेना थोड़ा कुछ ज़्यादा ही रिस्क हो जाता है इन अ वे कि अगर आपका दोनों यूनिवर्सिटीज़ में हो जाए और उसके बाद दोनों अगर आपको रिजेक्ट कर दें तो वो थोड़ा सा आपके अपने लिए भी डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। और एप्लीकेशन वाइज भी क्योंकि रूल्स में लिखा हुआ है कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं तो बेहतर यही होता है कि फिर आप अगर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। तो एप्लीकेशन में करना आप नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि एक ही यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है। तो आप क्या करते हैं, आप जापान की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करते हैं। मैं आपको लिंक इसकी वीडियो के आखिर में होगा, आप उस लिंक पर जाके आप देख सकते हैं कि जापान में कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैक्स के थ्रू आपको एडमिशन दे रही हैं। आप उन यूनिवर्सिटीज़ को चेक करते हैं और उन यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी आपको चूज़ कर लेते हैं। और साथ ही साथ आप उस जो यूनिवर्सिटीज़ आप फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 4-5 यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट कर ली हैं, अगर आपने उस लिस्ट में से आप उन 4-5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लैब्स देखते हैं कि कौन कौन सी लैब्स उसमें हैं और जो लैब आपके इंटरेस्ट की है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई, आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करना चाह रहे हैं, तो आपने जो 4 यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट किया है उनके अंदर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की लैब्स देख लेते हैं
और उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोफेसर्स को आप थोड़ा ईमेल्स करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो अगर आपकी लैब में जगह हो तो मैं उसके लिए अप्लाई करूँ। और साथ ही साथ आप देख रहे होते हैं कि जो आपने 4-5 यूनिवर्सिटीज़ जो आपने शॉर्टलिस्ट कर ली हैं उनकी डेडलाइंस क्या चल रही हैं, और उनकी डेडलाइंस को साथ चलते चलते आपने ये सारा प्रोसेस करना होता है। वैसे मैक्स की जो एप्लीकेशन क्राइटेरिया उसमें ये है कि आपको किसी भी प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है कि क्योंकि काफ़ी सारे प्रोफेसर्स हैं जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ में जो इंग्लिश बोल भी नहीं सकते, तो आप अगर पूछे बगैर ही किसी लैब में अप्लाई कर देते हैं और वो प्रोफेसर अगर इंग्लिश नहीं बोल सकता तो वो डेफिनेटली आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो आपने जिस प्रोफेसर के साथ आप काम करना चाह रहे थे वो प्रोफेसर आपके साथ काम ही नहीं कर सकता। या कुछ केसेस में ऐसा होता है कि प्रोफेसर को इंग्लिश आती है लेकिन उसकी लैब में जगह ही नहीं है कि वो किसी नए स्टूडेंट को मास्टर्स करवा सके या पीएचडी करवा सके। तो बेहतर यही होता है कि आप प्रोफेसर से पहले पूछ लें एक दफ़ा, और क्योंकि प्रोफेसर नहीं आपका बाद में इंटरव्यू भी लेना होता है, तो आप उस प्रोफेसर के साथ अगर पहले ही बात कर लें और वो अगर पहले ही आपको एक्सेप्ट कर ले अपनी लैब में, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा स्मूथली आगे प्रोसेस हो जाती है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आपने प्रोफेसर को भी देख लिया, आपने यूनिवर्सिटी को भी देख लिया, आपने प्रोफेसर से बात कर ली, फिर आप उस यूनिवर्सिटी की जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एप्लीकेशन के लिए वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम ही होता है। मैं आपको आगे साथ बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हैं, उनको अच्छी तरह से चेक करते हैं और फिर आप उन डॉक्यूमेंट्स को उस यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन है उससे पहले वहाँ पर भेज देते हैं। जब आप सबमिट कर देते हैं उसके बाद फिर आप वेट करते हैं इनिशियल स्क्रीनिंग का जो डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आपको ईमेल करके कहती हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो आप दोबारा से इसको सेंड कर दीजिए। तो ज़्यादातर जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ के केस में यही है कि आपको बाय पोस्ट डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ते हैं। ऑनलाइन एडमिशन्स बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको खुद देखना पड़ेगा उनका, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया उसके बारे में नहीं है, लेकिन मे भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हों भी जो सिर्फ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स पर आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर रही हों। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में जापान के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स को बाय पोस्ट ही यूनिवर्सिटी तक सेंड करना होगा। अभी यूनिवर्सिटीज़ को किस तरह से सर्च किया जाएगा, अगर देखा जाए एज एन एग्जांपल, तो ये मेरी यूनिवर्सिटी थी। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के इस तरह होम पेज पे जाएं तो मैक्स स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन का उनका एक आ रहा होगा, अनाउंसमेंट आ रही होगी, और जिस तरह आप देख सकते हैं ये बॉटम पे कि इस यूनिवर्सिटी ने कहा हुआ है कि इनकी जो इनरोलमेंट है 2022 के लिए वो इस टाइम अप्लाई नहीं हो सकती, वो पहले क्लोज हो चुकी है। 2023 के लिए मे बी वो अक्टूबर के आखिर में इसको स्टार्ट करें। तो आप इस तरह अपनी जो भी आपने यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट की होती है आप यूनिवर्सिटी के होम पेज पे जाके देख लेते हैं कि उसकी डेडलाइंस क्या चल रही हैं। और नीचे ही अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे ये लिस्ट दी होती है उन्होंने कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो आपको कोशिश यही करनी होती है कि एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बनाने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। और आपको जिस तरह लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवाना है अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी के डीन से, तो आपको डीन का स्केड्यूल क्योंकि बहुत बिजी होता है तो आपको उससे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए स्टैम्प करवाने में टाइम लग जाता है। तो आप यही कोशिश करते हो कि डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके होते हैं वो एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले ही आप बना लो, ताकि आपकी जो डेडलाइन है वो आराम से आप उसको मीट कर सको। तो ये मेरी यूनिवर्सिटी जो थी उसके लिए उसके होम पेज पे ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है। लेकिन जो जापान की काफ़ी ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो लिस्ट ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए होगी वो यही होगी। तो आप इस स्क्रीन से देख के आप वो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ साथ सॉर्ट आउट करके बनाना शुरू कर सकते हैं इसी लिस्ट को देख के आप। उसके बाद ये है कि मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने क्योंकि अगर किसी प्रोफेसर को कांटेक्ट करना है तो आप किस तरह से प्रोफेसर को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के होम पेज पे जाएंगे, एकेडमिक्स, या फिर डायरेक्टली उन्होंने रिसर्च डाटाबेस का नाम, रिसर्चर्स की डाटाबेस का उन्होंने लिख दिया होगा। जैसे आप इस यूनिवर्सिटी एकेडमिक्स में जाएँ और नीचे इसके पोर्शन में जाएँ तो रिसर्चर की डाटाबेस के नाम से एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी उनके डिपार्टमेंट्स हैं उनके प्रोफेसर्स की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। किसी भी प्रोफेसर के आप प्रोफाइल खोल के वहाँ से उसका ईमेल एड्रेस लेके उसके रिसर्च इंटरेस्ट देके आप उसको ईमेल कर सकते हैं वहाँ पे, और उससे फिर आप इस तरह से पूछ सकते हैं कि उसकी लैब में आपके लिए जगह है भी या नहीं है।